हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जो थ्योरी पढ़े थे उनमें से आज मगध से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले आप हमारे थ्योरी वाले क्लास को देख लें, उसके बाद एक क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको इनमें से आंसर पता हो तो आप एक नोट पैड लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को काउंट करते जाएं, ताकि लास्ट में आप ये देख सकेंगे कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर आपके पते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं किसके थे? तो तांबे के थे, सोने के थे, रांगे के थे या चांदी के थे? तो आप इसके आंसर बताएंगे कि जो भारत के जो प्राचीनतम जो प्राप्त सिक्के किसके थे? तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे या चांदी के थे? तो इस किसके थे? तो चांदी के थे। किसके थे? तो चांदी के प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको चांदी को लगा कर निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के को हम आहत या फिर पंचमार्क सिक्के यहाँ पर कहते थे। ठीक है, जो चांदी के बने होते थे। ठीक है, और उनके ऊपर थप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। यानी कि जो चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे उन सिक्कों को हम क्या कहते थे? आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जैसे कि राजधानी की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र। और वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। या मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। तो दोस्तों, आप इसका आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि अगर वत्स की राजधानी की बात करें तो भी कौशाम्बी थी, सही है। और मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर थी। जबकि कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? साकेत। साकेत यानी कि सारावस्ती थी राजधानी। कहाँ थी? साकेत यानी कि सारावस्तिक राजधानी थी। तो अहिछत्र यहाँ पर नहीं होगा। कहाँ पर होगा? तो साकेत होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? तो साकेत यहाँ पर ही होगा। कहाँ होगा? तो साकेत होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत या सारावस्ती थी। ठीक है, जो कि उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। जो कि अहिछत्र राजधानी कहाँ की थी? उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो कंपिलय थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? साकेत तथा सारावस्ती थी। ठीक है, जबकि उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र थी। ठीक है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो कंपिलय थी। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक तरफ से इधर राजा के बारे में कहा जा रहा है और दूसरी तरफ इनके राज के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं। एक तरफ से राजा की जैसे कहा कि प्रघोत है, बी में उदयन है, सी में प्रसेनजीत है और डी में अजातशत्रु हैं। उसी प्रकार से राज की बात करिए तो एक में मगध है, दूसरा में वत्स है, तीसरा में अवंती है और चौथा में कौशल है। तो आप इधर राजा और इधर राज्य, आप इसको मैच करने की बात कही जा रही है। तो आप इसको मैच करेंगे कि राजा प्रघोत की राज कहाँ था, उसकी आप बताएंगे कहाँ थी। तो राजा प्रघोत की जो राज कहाँ था? तो इनकी राज कहाँ थी? अवंती था। उसके बाद उद्यन की बात करिए तो उद्यन कहाँ की था? तो उद्यन की जो राज कहाँ था? वत्स था। ठीक है, उसके बाद प्रसेनजीत की अगर बात करें हम तो प्रसेनजीत की कहाँ थी? तो कौशल थी। ठीक है, उसी प्रकार से अजातशत्रु की बात करें कहाँ थी? तो मगध थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो राजा प्रघोत थे उनकी राज कहाँ थी? तो अवंती थी। और राजा उदयन इनकी राज कहाँ थी? तो वत्स थी। उसके बाद प्रसेनजीत की बात करें हम तो कहाँ? कौशल थी। उसके बाद अजातशत्रु की बात करें तो मगध है थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेम वही है दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा था, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि चंड प्रघोत कहाँ के थे। तो आप बताएंगे ऑप्शन 1 काशी, उसके बाद अंग, उसके बाद अवंती और वजी। आप इसको बताएंगे कहाँ के थे, आप इसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक कहाँ के थे? राजा प्रघोत कहाँ के थे? तो अवंती के। कहाँ के थे? तो अवंती के यहाँ पर थे। कहाँ के थे? तो अवंती के थे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए वही चीज़ यहाँ पर बात कहा जा रहा है दोस्तों कि चंड प्रघोत अवंती का शासक बुद्ध काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। ठीक है, अवंती की उज्जैन थी। और बिंबिसार के समय मगध के साथ चंड प्रघोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। ठीक है, और एक बार प्रघोत जो कि पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने क्या किए थे? अपने राजभेद जीवक को उनके उपचार के लिए वहाँ पर भेजा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि चंद्र प्रघोत जो अवंती के शासक थे और वे जो बुद्ध काल में अवंती की राजधानी यहाँ पर कहाँ थी? उज्जैन थी। वही बताया जा रहा था कि एक बार क्या हुआ कि चंद्र प्रघोत जो कि राजा जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे, तो उनकी सेवा के लिए, उनकी उपचार करने के लिए जो राजा जो बिंबिसार थे अपने राजवेद जो जीवक थे उनको उपचार के लिए वहाँ पर भेजे थे। कहाँ पर? तो उज्जैन भेजे थे। ठीक है, अवंती। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे क्या है? देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा की आवेश एक नहर खोदी गई थी। कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? अंग में, बग में, कलिंग में या फिर मगध में? कहाँ पर एक खोदा गया था? आप उसको बताएंगे। किसके? नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? तो ये नहर खोदी गई थी कहाँ? तो ये नहर जो कलिंग में, कलिंग कहाँ पर पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और यहीं पर बताया जा रहा है कि जो खारवेल के जो हाथी गुफा अभिलेख से ये पता चलता है। किसका? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा जो कि महापद नंद की कलिंग की विजय से सूचित होती है। और नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गए थे और कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। इस प्रकार से आप जो नंद राजा के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर बातें कही जा रही है। ठीक है, तो देखिए वही बात यहाँ कह रहा है कि खारवेल के हाथी गुफा से नंद राजा जो कि महापद नंद की कलिंग विजय की सूची मिलती है। और नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा जो उठा ले गए थे और कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाए थे। कौन? तो हमारा जो राजा जो महापद नंद थे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे आप थ्योरी वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप हमारे थ्योरी वाली क्लास को देख लें, कम से कम एक बार देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सोल्व करें। क्योंकि मैं वहाँ पर ही बौद्ध, जैन और मगध में इन सारे तीनों टॉपिक को एक साथ ही मैं बताया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट है कि क्या है? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? आप इसका आंसर बताएंगे कि उज्जैन के प्राचीन काल में नाम क्या था। तो अभी जस्ट हम ऊपर में देखे थे कि उज्जैन का जब प्राचीन काल में नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था? अवंतिका नाम था। क्या था? अवंतिका। जबकि तक्षशिला तो है नहीं, इंद्रप्रस्थ तो है नहीं, क्या नाम था? अवंतिका नाम था। ठीक है, तो देखते हैं कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला था या इंद्रप्रस्थ था? तो दोस्तों उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका नाम था। क्या नाम था उसका? अवंतिका नाम था, जो कि इसका ऑप्शन अगला है। तो इसका नाम क्या था? अवंतिका नाम था। क्या नाम था इसका? अवंतिका नाम था उज्जैन का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ यहाँ बात कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के जो कि मालवा संभाग में स्थित उज्जैन भारत का प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। कौन? तो हमारा उज्जैन। और 16 महाजन पदों में से एक है अवंतिका। ठीक है, जो अवंती है। ठीक है, और उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और दक्षिण की राजधानी कहाँ थी? तो महिष्मती थी। ठीक है, इसकी जो उत्तर की राजधानी कहाँ था? तो उत्तर की बात करें हम, तो उत्तर की अगर बात करें हम तो उत्तर की अवंती राजधानी थी उज्जैन, नहीं, उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिण अवंती की राजधानी कहाँ थी? महिष्मती थी। ठीक है, इस प्रकार से अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि प्राचीन नगर जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ठीक है, प्राचीन नगर कौन सा है जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? तो आप इसका आंसर बताएं, कहाँ पर स्थित है? तो प्राचीन नगर की बात कर रही है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। देखिए, अगर यहाँ पर बात करें हम, ठीक है, जैसे कि मध्यमिका नगरी, जैसे करकोट नगरी या विराट या फिर रेट एक नाम आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मध्यमिका की बात की जा रही है, ठीक है, जो नगरी की बात की जो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और भारत में चित्तौड़गढ़ के निकट एक जो प्राचीन नगर है, कौन सा? मध्यमिका नगरी। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो इस नगरी का जो उल्लेख है महाभारत और महाभाष्य दोनों मिलता है। किसको मिलता है? तो मध्यमिका नगरी का। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करें हम
तो अगर विराटनगर की बात करें हम, तो विराटनगर जो कि हमारा कहाँ है, तो बैराठ में, जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। दोनों वहीं पर स्थित है, ठीक है, विराटनगर भी है वहीं पर ही है। और उसी में यहाँ पर क्या है कि जो कि महाभारत काल में जो कि पांडवों ने अपना जो कि अज्ञातवास जब यहाँ जो व्यतीत किया जाता है, इस प्रकार से उल्लेख देखें हम, तो इसका भी हम लोग महाभारत और महाभारत से मिलता है। इस प्रकार अगर आंसर की बात करें हम, तो मध्यमिका नगरी और विराटनगर दोनों हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है, मध्यमिका और जो कि विराटनगर दोनों की बात है, जो कि महाभारत और महाभारत दोनों का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों कहाँ पर, राजस्थान में ही है, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे और इसमें क्या लिखा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही एक मध्यमिका नगरी जो कि राजस्थान भारत में चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगर है, ठीक है। नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभारत दोनों में किया गया, किसका, तो मध्यमिका का, ठीक है। उसके बाद आगे बताया कि विराटनगर जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है और महाभारत में काल में पांडवों ने अपना जो कि अज्ञातवास यहाँ पर व्यतीत किया था, और इसका उल्लेख महाभारत और महाभारत दोनों थे। इस प्रकार से दोनों आप यहाँ पर लगाकर इसका आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन को देखेंगे कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करें हम, तो जैसे उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद नंद, ठीक है। तो देखिए पाटलिपुत्र की बात की जाए तो बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार की अगर मगध की बात करें हम, तो बिंबिसार के पुत्र अशोक, और अशोक के पुत्र कौन था, उदयन था, ठीक है। तो उदयन जो था जो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, यहाँ पर कौन थे, तो उदयन था जो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। इस प्रकार से आप उदयन को लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। देखिए वही बात यहाँ कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने यहाँ पर जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर एक जो कि किला बनाया था, ठीक है, गंगा और सोन के संगम पर, ठीक है। और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी जो कि राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया था, कौन, तो उदयन, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो शिशुनाग वंश जो कि नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रही, कौन, ये मतलब कौन, पाटलिपुत्र रही, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, किसकी राजधानी रही, तो शिशुनाग वंश की, नंद वंश की और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पर, पाटलिपुत्र ही रही है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लगा के निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या बोलता है, ठीक है। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में यहाँ पर सत्य पूछ रहा है, कौन सा सत्य से बताइए, ठीक है। यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य यहाँ पर बातें कर रहा है, कौन सा सत्य। देखिए पहला ऑप्शन है कि पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से, पाटलिपुत्र जो पूरब में कहाँ, गंगा नदी से पूरब में एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है, एक पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से, ठीक है, एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ, ठीक है। तो एक तरफ तो बोल रहा है कि पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से और उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है, पहला ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा कि पूरब में गंगा से, बल्कि गंगा से किधर है, तो उत्तर में, ठीक है, और सोन नदी के पश्चिम में। तो आपको अगर आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। कि आप याद रखिएगा, ठीक है, कि पाटलिपुत्र जो है उत्तर में, यानी पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से है और जबकि पश्चिम में किससे है, तो सोन नदी से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको आंसर लगा के निकल जाएंगे, बी ऑप्शन, ठीक है। इसका आप देखेंगे, ठीक है, इसका डिस्कशन में क्या कहा जा रहा है, वही बात कहा जा रहा है कि प्राचीन जो कि पाटलिपुत्र आधुनिक अभी पटना के नाम से जानते हैं, जो कि गंगा के उत्तर में है और पश्चिम में किससे है, तो सोन नदी से घिरा हुआ है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि उत्तर में गंगा से है और पश्चिम में किससे है, तो सोन नदी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को, किसकी बात करें, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो कि किस शासक ने अपनी राजधानी को बनाया था, तो आप बता सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। तो इसके आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त जो मौर्य जो थे वो पाटलिपुत्र को जो कि अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको चंद्रगुप्त लगाकर आप निकल जाइएगा, ठीक है। देखिए वही बात यहाँ है कि पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश, किसका, तो हर्यक वंश, मगध में तो हर्यक वंश चल रहा था, हर्यक वंश के जो वंशीय शासक कौन था, उदयन
ने की थी, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया था, कौन? उदयन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विकल्प उदयन नहीं है, इसलिए हम चंद्रगुप्त मौर्य को निकल जाएंगे मार्कर, ठीक है। किसको लगा देंगे? चंद्रगुप्त को लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर चंद्रगुप्त अगर नहीं रहता तो, अगर उदयन रहता तो उदयन को यहाँ लगाते हम सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? सेम क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो आप इसका आंसर बताएंगे। किसने बसाया था? शिशुनाग ने, या बिंबिसार ने, या अजातशत्रु ने, ठीक है। तो आप इसे किसने बताया था? तो जस्ट पढ़ के आया था उदयन। किसने? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था, जो कि राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र अपना स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। सेम वही चीज़ है। आइए, नेक्स्ट है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? सेम क्वेश्चन हो रहा है, किसने किया था? तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। कि सर्वप्रथम किसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? तो कौन था? तो उदयन किया था। किसने? तो उदयन किया था। इस प्रकार से आप इसको देखकर निकल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं इसलिए शुरू करा रहा हूँ ताकि आपको जो थ्योरी वाले हमारे क्लास देखे थे उससे आप रिलेट करके आप आंसर को यहाँ पर दे सके, ठीक है। इसलिए मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाया हूँ कि पहले आप थ्योरी को पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि उदयन जो कि वासवादता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से, या फिर कौशाम्बी से। तो आप इसका आंसर बताएंगे किससे संबंधित है। उदयन वासवादता की दंत कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से, या फिर कौशाम्बी से। तो किससे संबंधित है? तो उज्जैन से। किससे? तो उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि उज्जैन जो कि वासवादता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि उदयन वासवादता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है, और इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवादतम में वर्णन किया था। यानी कि अगर बात किया जाए तो स्वप्नवासवादतम किसके द्वारा वर्णन किया गया है? तो भास के द्वारा किया गया है। क्या है? एक प्रकार के नाटक है, ठीक है। उसी प्रकार के इस नाटक में वास नरेश, उदयन और अवंती नरेश पर घोत की पुत्री वासवादता की प्रेम कथा को वर्णन किया गया। किसमें? स्वप्नवासवादतम में, जो कि उदयन और अवंती की जो नरेश थे, जो राजा थे, उनकी पुत्री की यहाँ पर जो है प्रेम कथा के बारे में कहा गया, ठीक है। और यही है कि जब उदयन उज्जैन के कारागार में कैद थे, ठीक है। इस प्रकार से बातें यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? कि प्रथम जो कि मगध साम्राज्य का जो उत्कृष्ट हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था, वो बात कही जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे किसमें था? ईसा पूर्व 34 शताब्दी में था, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में था, ईसा पूर्व 2री शताब्दी में था, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में था। तो इसको हम लोग पढ़े भी थे थ्योरी वाले क्लास में। तो किस शताब्दी का था? तो 6ठी शताब्दी की बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। किस शताब्दी की? तो 6ठी शताब्दी की बात कही जा रही है, ठीक है। देखिए, वही बात है कि मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट जो था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और इस साम्राज्य की अगर महत्ता जो कि वास्तविक संस्थापक कौन था? तो राजा बिंबिसार। कौन था? राजा बिंबिसार। लगभग 444 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक, जो कि किस कुल के थे? तो हर्यक कुल के बिंबिसार थे। बिंबिसार किस कुल के थे? तो हर्यक कुल के बिंबिसार थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर के हैं। क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बन गया था? तो गंधार था, कंबोज था, काशी था, मगध था। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन बन गया था? तो सबसे जगह देखा तो मगध जो सबसे ज़्यादा था, ठीक है, शक्तिशाली बन गया था। बाकी धीरे धीरे सब सिमट गया था यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, यही बात यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है, कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का शक्तिशाली नगर राज्य था, ठीक है। और कई जातकों में इसका समकालीन जो कि शहरों के अपेक्षा समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। जो इनके साथ साथ और भी जो राज्य
यहाँ पर थी, ठीक है। मगध की कौशल और अंग, मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी बढ़ती द्वंद्वता थी। तो वही था जो बिंबिसार, वही जो मिलाने का काम कर रहा था बहुविवाह प्रथा के चलते को लेकर, ठीक है। जहाँ उसको लगता था कि हम यहाँ नहीं जीत पाएंगे तो वहाँ पर क्या कर लेता था, वहाँ किसी न किसी राजा के, चाहे पुत्री हो चाहे बहन हो, वहाँ से उसको शादी कर लेता था ताकि वो राजा उसके साथ जो प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो जाए, ठीक है। तो वही है कि इनकी सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध जो अंततः सफल रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, ठीक है। प्रारंभिक जो गणतंत्र में कौन सा नहीं था, ठीक है। तो शाक्य, लिच्छवी या योधेय कौन था, नहीं था, इसमें यहाँ बातें कही जा रही, ठीक है। देखिए अगर इसकी बात करें हम, तो अगर देखा जाए तो अगर जो बुद्ध काल में, अगर बुद्ध काल की बात करें हम, तो बुद्ध काल में कई ऐसे गणराज्यों की अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गणराज्य के प्रमाण मिलते हैं, जैसे देखा कपिल वस्तु के शाक्य थे, उसके बाद सुभारगिरी के भस्म और अल्पकम के, जो कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर राज्यों के जो है अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पर ही, तो वही यहाँ पर बातें कही जा रही है कि बुद्ध काल में जो गंगा घाटी में कई ऐसे गणराज्यों का अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। जिसमें अगर बात करें हम तो कपिल वस्तु हो गया, उसके बाद है कि सुमारगिरी हो गया, उसके बाद है कि अल्कप के बुल्ली हो गया, केशपुत के कलाम हो गया, रामगाम के कोलिय हो गया, कुशीनारा के मल हो गया, पावा के मल हो गया और पिपलीवन के मोरिय हो गया, उसके बाद वैशाली के लिच्छवी हो गया, मिथिला के विदेह हो गया। तो इस प्रकार के तमाम यहाँ पर गणतंत्र का जो देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि जो कि योधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख जो पाणिनि ने किया था, ठीक है। योधेय का किसने किया था, तब पाणिनि के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसी प्रकार आगे बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग परिस्थिति में योधेय गणतंत्र की, जो कि समुद्रगुप्त की विजय की सूचना यहाँ पर देखने को मिलती हमको है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का पहला जो कि गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या फिर लिच्छवी के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, तो आप इसको बताएंगे, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र की बात कर रहा है, कहाँ, तो वैशाली में, किसके द्वारा, तो लिच्छवी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था, इसको स्थापित किया गया था यहाँ पर, ठीक है। वही देखिए वही है कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला जो गणतंत्र स्थापित किया था, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा जो कि शक्तिशाली गणराज्य था, कौन था, वैशाली था, जो किस काल का, तो बुद्ध काल का, ठीक है। और लिच्छवी जो कि वजी संघ के सर्व प्रमुख थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वही सेम बातें हैं फिर कही जा रही, ठीक है। वही जो कि प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बातें कही कहाँ पर, तो वैशाली को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वैशाली को लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला है कि निम्न में से कौन सा युग जोड़े की बात सही कहने की युग में सही है, ठीक है। जैसे कि अगर पार्श्वनाथ की बात करें हम तो जन तंत्रिका थी, पार्श्वनाथ की बात जन तंत्रिका थी, ठीक है। उसी प्रकार से इसको और वही बोल रहे हैं कि पार्श्वनाथ की क्या था, तो जन तंत्रिका था। उसी प्रकार से बिंदुसार का शाक्य और स्कंदगुप्त का मौर्य या फिर चेटक के लिच्छवी। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी जो युग सही की बात कर रहे हैं, जोड़ा सही है, ठीक है। तो जोड़ा सही की बात करें तो चेटक की कहाँ थी, तो लिच्छवी का चेटक, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि राजा चेटक जो लिच्छवी गणराज के राजा थे, कौन, राजा चेटक थे जो लिच्छवी गणराज के क्या थे, तो राजा थे। और उनकी पुत्री का नाम चलना था, जो कि विवाह कौन किया था, तो वही बिंबिसार, जो कि मगध का नरेश बिंबिसार ने विवाह कर लिया था। और लिच्छवी जो वजिष्ठ संघ के प्रधान वंशों में से एक था, ठीक है। तो वही है बिंबिसार, तो वही कहीं कर रहा था काम, तो जहाँ उसको लगता था कि हम उसको नहीं जीत पाएंगे तो वहाँ पर विवाह का संबंध बना, वैवाहिक संबंध बना लेता था, ठीक है। वहाँ पर वही बात यही कहा जा रहा, देख सकते हैं कि राजा चेटक जो लिच्छवी गणराज के राजा थे, इनकी पुत्री चलना का विवाह मगध का नरेश बिंबिसार से हुआ था। और लिच्छवी जो कि वचिष्ठ संघ के प्रधान
जो कि वंशों में से एक था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में से किस में बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है, ठीक है। तो देखो 16 महाजनपद था, 16 महाजनपदों के विषय में अगर बात करें हम, तो किसमें बुद्ध के प्रथम ग्रंथ से सूचना मिलती है, ठीक है। तो किससे, तो दीध निकाय से या त्रिपिटक से या दीपवंश से या अंगुत्तर निकाय से। तो आप इसके आंसर बताएंगे किससे प्राप्त होती है, किसकी, तो बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है 16 महाजनपदों के विषय में से। कहाँ से, तो अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लगा कर निकल जाइएगा। एक वही बता रहा है, ठीक है, कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद की सूचना मिलती है। तो कौन कौन थे भैया, तो अंग, मगध, काशी, कौशल, वजी, मल, चेदी, वत्सय, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ठीक है। कंबोज। इस प्रकार से देखा जाए तो 16 महाजनपद की यहाँ पर ही बात कही जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें, हम 16 महाजनपद की अगर बात करें हम, तो 16 महाजनपद की अगर हम देखें, तो राजधानी की बात करें हम, तो जैसे देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर अंग की राजधानी की बात करें हम, तो अंग की राजधानी जो वर्तमान अभी देखा जाए तो कहाँ थी, आधुनिक स्थल देखेंगे, और वर्तमान राजधानी, ठीक है। तो अंग की बात करें हम, तो अंग की कहाँ भी है, चंपा अभी वर्तमान की बात करें तो भागलपुर तथा मुंगेर के जो क्षेत्र है वो चंपा इसकी राजधानी थी अंग की। उसी प्रकार अगर मगध की बात करें हम, मगध जो अपने आप में सबसे बड़ा था, ठीक है। तो इसकी बात करें हम, तो इसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा इसको राजगिरी थी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखें हम, तो जो कि दक्षिण बिहार पटना या गया के क्षेत्र वाले जो क्षेत्र हैं पूरा मगध के अंदर में ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे 16 महाजनपद हैं, तो हमारे थ्योरी वाले क्लास में जाकर इसके बारे में सभी का राजधानी को आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 16 महाजन जो कि 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, या छंदो गद्य उपनिषद में, या संयुक्त निकाय में। जस्ट ये पढ़ के आ रहे कहाँ पर है, तो ये हमारा अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है अंगुत्तर निकाय को लगाकर आंसर को आप देकर निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 22 नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप बताइएगा क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन है कि एक बौद्ध ग्रंथ जो 16 महापदों को उल्लेख किया गया है, देख सकते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बताइए कौन सा, अंगुत्तर निकाय से। इस प्रकार से आप अंगुत्तर निकाय को लगाकर निकल जाइए, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं थ्योरी वाले क्लास को पढ़ाया हूँ ताकि आप बार बार क्वेश्चन को थ्योरी वाले क्लास को देखें और आंसर को सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य से प्राप्त लिखित मिलता है। तो इसकी बात है कि निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी का उल्लेखित करता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी का नाम को उल्लेख करता है। तो आप इसको बताएंगे, ठीक है, किसका उल्लेख करता है। तो जैसे ऑप्शन है क है, सो ए है मगध, बी है अस्मक, सी है कंपोज, डी है चेदी और ई है वत्सय। किसकी बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए किसी बात कही जा रही है तो 16 जनपदों के नाम जो बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलती है किसकी, तो मगध की, अस्मक की, कंबोज की, चेदी की या फिर वत्सय की, जो कि अष्टाध्यायी जो पाणिनि के नाम से यहाँ पर उल्लेखित किया गया, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर मगध का भी होगा, अस्मक का होगा और कंबोज का। तीन आप याद रखिएगा, मगध, अस्मक और कंबोज, यही तीनों को जो है जिसकी पाणिनि जो संस्कृत भाषा में के सबसे बड़े व्याकरण हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जानकारी यहाँ पर ही देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए वही कहा जा रहा है कि पाणिनि जो संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए थे और इनका जन्म की बात करें हम तो उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था, ठीक है। और वही बातें कही जा रही हैं कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया था। किसने, 22 जनपदों का, लेकिन अभी कितने 16 जनपद की बातें हो रही थी, ठीक है। जैसे मगध हो गया, अस्मक हो गया, कंपोज हो गया, गंधार हो गया, सुरसेन हो गया और आदि ऐसे देखा जाए, ठीक है। जिसको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16
महाजन पदों की सूची मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक से यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, कि बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र से क्या मिलती है, 16 महाजन पदों का जो है उल्लेख मिलता है हमको यहाँ पर देखने को। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजन पदों की जो है सूची मिलती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, 2 को बताए थे। ठीक है, बौद्ध के लिए अंगुत्तर निकाय और जैन के लिए भगवती सूत्र। ठीक है, तो आप 2 और 4 लगाकर यहाँ से आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 4 कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, तो कौन है 2 4, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से जो 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध से और भगवती सूत्र जैन से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आप दोस्तों इसके आंसर देंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी की बात कही जा रही है। ठीक है, तो उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी, आप इसके आंसर देंगे। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी थी, आप इसके आंसर देंगे कहाँ थी, जैसे कि हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र या फिर मथुरा। कहाँ था, आप इसके आंसर उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ था, तो अहिछत्र। कहाँ थी, तो अहिछत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। ठीक है, इस प्रकार से आप देकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो उत्तरी पंचाल की राजधानी की तो अहिछत्र। ठीक है, तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी तो कम्पिलय। ठीक है, और हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ जो कि कुरु की राजधानी थी। कुरु की राजधानी थी कहाँ थी, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। वही अगर देखे जाए तो मथुरा जो कि सूरसेन की, मथुरा किसकी थी, सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 16 महाजन पदों के युग में मथुरा में से किसकी राजधानी है। तो जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, मथुरा किसकी थी, आप बता सकते हैं, सुवजी की, वर्ष की, काशी की या सूरसेन की। तो मथुरा किसकी थी, आप इसको बताएंगे। तो सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा। ठीक है, सूरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक है, मथुरा युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है कि चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी। तो जस्ट पढ़ के आए थे, तो मगध की, वजी की, कौशल की, फिर अंग की। तो चंपा क्या बोलती है कि मेरा अंग अंग टूट रहा है, यानी कि अंग अंग की बात हो रही थी। कहाँ पर, तो अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको चंपा आप इसको लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, अंग को लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। देखिए वही चीज़ यहाँ बात कही जा रही है। ठीक है, कि उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद है और इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी है और दिव्य निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने लिखी थी। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ठीक है, उसके बाद है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वही शक्तिमती लिखा हुआ, तो शक्तिमती की राजधानी कहाँ थी, तो आप इसको बताएंगे कहाँ थी। तो पंचाल थी, कुरु थी या चेदी थी या फिर अवंती थी। ठीक है, तो आप इसको बताएं कहाँ थी राजधानी थी इसकी। तो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो चेदी। कहाँ थी, तो चेदी। चेदी किसकी राजधानी थी, तो शक्तिमती की राजधानी थी चेदी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजन पद कौन था। ठीक है, तो अवंती जो कि उज्जैन की बात हो रही है, वर्ष की राजधानी कौशाम्बी, अस्मक, उसके बाद कंबोज। तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, कौन था, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजन पद कौन था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवंती, वत्स, असक या फिर कंबोज। कौन थी, तो असक। कौन थी, तो असक की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बौद्ध जो ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पदों में से अस्मक यानी असक या फिर अस्मक भी इसको बोल सकते हैं, जो नर्मदा नदी और गोदावरी नदी में स्थित है। ठीक है, जिसकी राजधानी पैठन या फिर पोतन अथवा पोटली जो कि नाम से यहाँ प्राचीन प्रतिष्ठान देखने को मिलता है। ठीक है, तो अस्मक या असक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो गोदावरी और कौन नर्मदा नदी के तट पर बातें कही जा रही। ठीक है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय हो गया और जैन भगवती सूत्र की बात हो रही है। ठीक है, जो कि 16 महाजन पदों के बीच अस्मक या फिर जो कि असक जो कि नर्मदा और किस पर, गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है और जिसकी राजधानी पैठन या फिर पोटाली या फिर पोर्टल भी प्राचीन नाम से प्रतिष्ठान है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य कहाँ? तो विराटनगर की बातें हो रही है, ठीक है। तो मत्स्य के बारे में कहा जा रहा है कहाँ पर ही? तो मत्स्य कहाँ पर है? तो मत्स्य विराटनगर कहाँ पर है? तो राजस्थान में। तो आप इसको राजस्थान लगा कर डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए वही बात कर रहा है, 6वीं शताब्दी से पूर्व में मत्स्य महाजन जो पद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित है, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मगध की राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज जो विराजगिर है, और चंपा। तो जाहिर सी बात है गिरिव्रज जो राजगिर है। इस प्रकार से दोस्तों आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। आइए, ठीक है। देखिए वही बात यहाँ कह रहा है, ठीक है। पुराणों के अनुसार मगध शासन करने वाला पहला राजवंश जो बृहदत्त था, ठीक है। और इस वंश के पहला राजा बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध था, ठीक। कौन था? जरासंध था, जिसने गिरिव्रज और राजगिर को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो बिंबिसार था, ठीक है। इसी के बाद, ठीक है, और हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसके पश्चात इसका पुत्र अजातशत्रु आया जो मगध का शासक हुआ, और इसके बाद उदयन आया जो राजधानी राजगिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातें कही जा रही है, ठीक है, कि वही बातें कही जा रही है, ठीक है, कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो बृहदत्त था, ठीक है। कौन था? तो बृहदत्त, ठीक है। और इस वंश के पहले जो राजा बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध था, ठीक है, जिसने गिरिव्रज जो राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? तो बिंबिसार था, ठीक है। और यह हर एक वंश से संबंधित था, ठीक है। और इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। इसके पश्चात अजातशत्रु जो कि मगध का शासक हुआ था, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी गिरिव्रज से कहाँ लिया था? तो पाटलिपुत्र ले गया था, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए, ठीक है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या फिर चंपा। तो आप इसके आंसर बता सकते हैं आसानी से कौन सा था। तो पहले तो राजगिरी था, उसके बाद में पाटलिपुत्र ले गया था उदयन, ठीक है। इस प्रकार से आप राजगिरी को लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए सेम है कि प्राचीन महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी की बात कही जा रही थी, कि प्रथम राजधानी की बात कही जा रही, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर गिरिव्रज नहीं दे रहा है, गिरिव्रज यहाँ पर नहीं दे रहा है, लेकिन प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज जो राजगिर थी, क्योंकि बाद में तो पाटलिपुत्र बनाएगा ना। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें आंसर दे ही नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी? मगध की राजधानी नहीं रही थी, कौन था? गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो जाहिर सी बात है गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र तो 3 था ही, ठीक है, लेकिन हमारा कौशाम्बी यहाँ पर नहीं था। तो कौशाम्बी आप इसको लगाकर आंसर यहाँ से निकल जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए दोस्तों कितना आसानी से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए आप थ्योरी वाली क्लास को पहले आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही बात यहाँ कहा जा रहा था, ठीक है, कि गिरिव्रज, राजगिर, पाटलिपुत्र जो प्राचीन काल में क्रमशः मगध की क्या थी? राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी किसकी थी? तो वत्स की राजधानी था, ठीक है। वत्स राज का शासन था, और हर एक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगिर से पाटलिपुत्र जो कि उदयन के द्वारा इसको हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति की है? श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ठीक है, तो वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, या त्रिभुजाकार है, फिर आयताकार है, कैसा है? तो आप इसका बताएंगे, ठीक है, कैसा है? तो इसकी श्रावस्ती की बात करें हम, जो नगर है इसकी जो विन्यास आकृति कैसी है? तो अर्धचंद्राकार है, कैसा है? तो अर्धचंद्राकार है, ठीक है। इस प्रकार से आप देकर निकल जाइए, ठीक है। देखो वही बात कर रहा है कि प्राचीन जो कि श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश की गोंडा के निकट एक क्या नाम है
सहेत महेत जो वर्तमान श्रावस्ती नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती नगर जो क्या विन्यास कैसा था, तो एक अर्धचंद्राकार था। ठीक, कैसा था, अर्धचंद्राकार था। ठीक है। इसके बाद अगला देखें क्वेश्चन, देखिए मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता एवं स्वयं को इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। देखिए पहले तो बिंबिसार था, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और उसी प्रकार से अजातशत्रु भी अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं, जो कि अजातशत्रु है, उसके बाद अजातशत्रु की भी हत्या कर दी गई थी उदयन के द्वारा। तो सबसे पहले तो यही है कि अजातशत्रु ही अपने पिता की हत्या किया था। ठीक है, वही कारण अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। ठीक है, कौन, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को अपने पुत्र कहने के उदयन के द्वारा इसको मारा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्या है। देखिए वही यहाँ पर कह रहा है कि मगध का शासक जो अजातशत्रु 492 से 660 ईसा पूर्व अपने पिता जो कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार की हत्या कर दिया और वह गद्दी पर बैठ गया। लेकिन इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन जो कौशाम्बी के वंश राजा उदयन से भिन्न जो कि थे और इसने इसको हत्या कर दी। ठीक है, वही बात यही कही जा रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो वही है हर्यक वंश ही था ये सब। ठीक है, जो हम पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप हर्यक वंश लगाकर निकल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, पिता की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन था भैया, तो यहाँ बता सकते हैं अजातशत्रु, चंड प्रघोत या प्रसेनजीत या फिर उदयन। तो जाहिर सी बात है कि अजातशत्रु जो अपने पिता की हत्या कर दिया था। ठीक है, जो कि मृत्यु के लिए उत्तरदायी है अपने पिता के लिए। ठीक है, अगर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मगध साम्राज्य की वजी जो कि गण संघ को हराकर आत्मसात किया था। ठीक है, किसको, तो वजी गण संघ को हराकर आत्मसात किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्नंद और अजातशत्रु। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताएं कि किसने जो है जो कि मगध साम्राज्य में वजी कहने का मतलब होता है कि वैशाली जो कि गण संघ को हराकर आत्मसात किया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कौन था, तो अजातशत्रु था। कौन था, तो अजातशत्रु था जो कि वजी गण संघ को हराकर आत्मसात कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अजातशत्रु को लगाकर निकल देंगे आंसर। देखिए वही बातें हैं कही जा रही है कि वैशाली के वजी संघ का प्रमुख गणराज था। यहाँ के शासक लिच्छवी और बिंबिसार के समय में ही मगध एवं वजी संघ के मन मुटाव था। ठीक है, जो कि अजातशत्रु के संघर्ष जो कि समय संघर्ष में बदल गया। ठीक है, वही यहाँ पर बातें कही जा रही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख ले सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसने के शासनकाल में हुआ था। मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो मालवा की बात हो रही है तो बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयभद्र या फिर शिशुनाग। ठीक है, तो किसके समय में हुआ था, तो वही बता रहा था कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार। तो मालवा क्षेत्र की बात हो रही है, मालवा यानी कि एमपी में, मध्य प्रदेश में, और वहीं कह रहा है कि मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। तो वहाँ पर जो हुआ शासन कौन था, तो बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयभद्र था या फिर शिशुनाग था। तो शिशुनाग शासनकाल में जो है मालवा के क्षेत्र पर मगध सत्ता का विस्तार यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से अब शिशुनाग को यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, देखिए वही बात यही कहा रहा। ठीक है, कि पुराणों के अनुसार मगध नरेश जो शिशुनाग ने अवंती जो कि मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो देखेंगे कि मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन था, जैसे कि महापद नंद, धनानंद या नंदीवर्धन या महानंदी। ठीक है, कौन था, तो महापद नंद जो कि किसके संस्थापक था, तो नंद वंश के संस्थापक थे। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख के निकल जाए। ठीक है, तो देखिए वही यहाँ पर बात ही कहा जा रहा है कि मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का बचाव स्थापित हो गया था और इसकी जो संस्थापक होते थे महापद नंद थे अथवा उग्रसेन थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नाम इनको याद रखिएगा। देखिए वही बात ही कही है कि मगध का कौन सा सम्राट जो कि परशुराम के नाम से जाना जाता है। जस्ट ऊपर ही देख रहे हैं हम लोग सब। ठीक है, कौन थे, तो महापद नंद थे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लगाकर यहाँ निकल जाइएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं कि वाराणसी में निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। वाराणसी की बात हो रही है कि वाराणसी में किसने, यानी किस शासक ने, किस राजा ने अपनी द्वितीय राजधानी वो बनाया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन था। तो इनमें से अगर देखा जाए तो इनमें से देखा जाए तो 6ठी शताब्दी की बात, जैसे कि अजातशत्रु, कालाशोक, महापन्नन या फिर शिशुनाग। ठीक है, तो यहाँ पर बात अगर हो रही है, ठीक है, कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी को बसाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के। ठीक है, तो जैसे कि वाराणसी काशी जो कि महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, जिसे हरेक वंश के शासक जो कि बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो ऐसा तो किसी का नाम यहाँ पर दे नहीं रहा है। ठीक है, हालांकि नाम तो यहाँ पर बिंबिसार का होना चाहिए था हरेक वंश के, लेकिन यहाँ पर हरेक वंश के यहीं पर नाम दिया नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अजातशत्रु के समय में भी सेम प्रसेनजित की अपनी पुत्री व जो कि वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर जो है उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। तो वही यहाँ बातें कह रहा था। ठीक है, जैसे उसकी बिंबिसार की हत्या हुआ तो उस प्रकार से काशी को फिर वापस ले लिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में फिर जो है अजातशत्रु फिर उसकी जो है पुत्री से शादी कर लिया वजीरा से, तो फिर उसको काशी दोबारा से मिल गया। तो इस प्रकार से बातें यहाँ पर हो रही, लेकिन यहाँ पर ही अजात हरेक वंश और बिंबिसार यहाँ पर नाम दे नहीं रहा है। ठीक है, देखिए तमाम वही सब बातें यहाँ लिखा गया है। ठीक है, कि वाराणसी जो कि काशी महाजनपद की राजधानी थी और हरेक वंश के शासक जो बिंबिसार ने कौशल नरेश जो कि प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया था। ठीक है, किसको, तो वाराणसी को। और इसी प्रकार अजातशत्रु के समय जो प्रसेनजीत की अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर अधिकार को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, वही है कालांतर युग में शिशुनाग ने जब ग्रीवराज को अपनी राजधानी बनाई तो शिशुनाग ने दूसरी राजधानी वैशाली को बना लिया था। ठीक है, इस प्रकार से बातें यहीं पर कही जा रही सारे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। ठीक है, नंद वंश के पश्चात, तो हमने नंद वंश के पश्चात बताया था। ठीक है, नंद वंश के पश्चात कौन किया था, तो आप बता सकते, जैसे मौर्य हो गया, कुषाण शुंग हो गया, गुप्त हो गया और कुषाण हो गया। तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन आए थे नंद वंश के बाद, तो मौर्य आए थे। दोस्तों यहीं पर जस्ट बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन दोबारा पूछे गए थे 70 बीपीएससी में। ठीक है, कि इसी प्रकार से अरेंज करने के लिए दे दिया गया था। ठीक है, जैसे कि मगध में किसका शासन हुआ था। ठीक है, जैसे कि हर्यक वंश हो गया, उसके बाद जैसे शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया। तो क्रम से पूछा गया था किसके बाद कौन सा शासक कार्यकाल आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं इस प्रकार से, तो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। देखिए वही ज़्यादा यहाँ पर बातें कही जा रही, सारा चीज़ कही जा रही है पूरी। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला है कि राजा नंद का उल्लेख, निम्नलिखित राजा नंद का जो उल्लेख है करने वाला अभिलेखनीय प्रमाण है, क्या है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रोमेनदेई स्तंभ अभिलेख, या रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो यहाँ पर बातें हो रही, तो आप इसको बता सकते हैं कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, तो खारवेल का हाथी जो गुफा अभिलेख है, जो कि राजा नंद के बारे में जो है यहाँ पर इसको प्रमाण दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही बातें कही जा रही है कि कलिंग के चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, तो खारवेल था। इसके विषय में जानकारी जो हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, नंद वंशीय शासक जो महापन्नंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाया गया था और जिसका उल्लेख पता चलता है। ठीक है, नहरों की जानकारी देने का प्रथम जो कि अभिलेखीय साक्ष्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेम इस क्वेश्चन को हमको इस बार बीपीएससी में पूछा गया था 70 बीपीएससी में, कि मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार तो व्यवस्थित करना। ठीक है, जैसे नंद वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, शुंग वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया और हरेक वंश हो गया। तो हमने बताया था कि हसीना, क्या बताया, हसीना बताया था। तो हसीना से आप याद रख सकते हैं कि ह से हरेक वंश हो गया, सी से शिशुनाग वंश हो गया और न से नंद वंश हो गया, लास्ट में हमारा मौर्य वंश हो गया। तो पहले हो गया कौन सा, हरेक वंश। तो 4 नंबर कहाँ है, तो 4 नंबर 4 हो गया, नंद हो गया। तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो 4 हो गया, 4 के बाद हर्यक वंश हो गया, हर्यक के बाद कौन हो गया, नंद वंश हो गया, नंद के बाद कौन हो गया, तो मौर्य वंश हो गया, और लास्ट में शुंग वंश हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शिशुनाग, अच्छा शिशुनाग नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ह सी ना यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक है। तो शिशुनाग तो शिशुनाग वंश तो है नहीं, तो इसको आप लगा के यहाँ पर निकल जाइएगा, ठीक है। तो कौन हो गया, हर्यक वंश हो गया, नंद वंश हो गया, और मौर्य वंश हो गया, उसके बाद शुंग वंश हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से लगा दीजिए इसको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए वही बात कही जा रही है, ठीक है, कि हर्यक वंश जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इनका काल रहा। उसी प्रकार से नंद वंश की बात करें हम तो 344 से 321 ईसा पूर्व तक, मौर्य वंश की बात करें तो 321 से 184 ईसा पूर्व तक, और शुंग वंश की बात करें तो 184 से 75 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका क्रम्स को आप याद रखिएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित था, तो हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कौन था भाई इसके बारे में, तो बिंबिसार। तो बिंबिसार जो था, जो कि अवंतिका, जो वहाँ पर उज्जैन को इसको भेजे थे अपने जीवक को, ठीक है। तो कुछ किसके जो कि दरबार से संबंधित है, तो बिंबिसार किसके, तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है, ठीक है। देखिए वही बात है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो बिंबिसार के दरबार में से संबंधित हैं, और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के राज में चिकित्सा के लिए उसको भेजा था, ठीक है। इसको पहले भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं इसके आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विश्व के सभी, पहला ऑप्शन है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व शताब्दी, ईस्वी 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। नंबर बी, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है, कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। उसके बाद दूसरा है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो दोनों सही यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस बात की कही जा रही है कि विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व यानी कि मगध जो कि छठे एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर आए, ठीक है, अपने अपने ठीक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। उसी प्रकार से वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो यहीं पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए वही बात यही कही जा रही है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख हुआ, ठीक है। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक जो कि आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी जो कि परिवारजन घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय का प्रचार, एक दूसरे के दर्शन के खंडन भी करते थे, ठीक है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में मिलते, कहाँ अन्य देशों में मिलते हैं, चीन, ईरान, यूनान में जो कि पुरातन जो कि मान्यताओं को चुनौती देने क्रमशः, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है, जैसे कन्फ्यूशियस हो गया, जरथुस्ट्र हो गया, पाइथागोरस हो गया। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, ठीक है, और जिससे कि पुरोहितों का महत्व अधिक बढ़ गया था, ठीक है, ठीक है, पुरोहित जो पूजा कराने वाले, ठीक है, और यज्ञों में बहुत धन और व्यय होने लगा था, पशु बलि को भी यहाँ पर बढ़ावा मिला था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से उथल पुथल का कार्यकाल चला यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप बार बार इस चीज़ को पढ़िएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, कल्पी नगर की बात गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि कल्पी नदी किसके तट पर स्थित है। तो कल्पी की बात, कल्पी कहाँ पर, तो जमुना नदी के जो है तट पर स्थित है कल्पी नगर, ठीक है। वही बात कही जा रही, कल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जलौन जिले में स्थित है, एक नगर स्थान है और यह जमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह जो है कालप्रिया नाम से विख्यात है थी,
जो कि समय के साथ संक्षिप्त होकर कल्पी हो गई है, ठीक है, जो कि 34 सदी में राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इधर उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद है और राजधानी है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, कुरु की राजधानी कहाँ है, पंचाल, कौशल, वत्स, इस प्रकार से साकेत है, कौशाम्बी है, अहिच्छत्र है और एक इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। तो आप इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो कुरु की राजधानी कहाँ था, तो कुरु की राजधानी है, कुरु की राजधानी कहाँ है तो आप इसको बताएंगे, तो कुरु की राजधानी कहाँ पर है, तो इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। उसी प्रकार से पंचाल की बात करें तो पंचाल कहाँ पर है, तो अहिच्छत्र में है, ठीक है। उसी प्रकार से कौशल की राजधानी की बात करें हम तो कौशल कहाँ पर है, तो साकेत में है। उसी प्रकार से वत्स की राजधानी देखेंगे कहाँ पर है, कौशाम्बी है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कुरु कहाँ पर है, तो इंद्रप्रस्थ में, पंचाल कहाँ है तो अहिच्छत्र में, कौशल कहाँ है तो साकेत में, और वत्स की राजधानी कहाँ पर थी, तो कौशाम्बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए कोई चीज़ बात यही कही गई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कहा जा रहा है, ठीक है, 52 नंबर का है कि एक तरफ से महाजन पद हैं और दूसरी और क्या है, उनकी राजधानी है, ठीक है। तो मत्स्य की राजधानी कुरु, सूरसेन, अस्मक, इस पर राजधानी की बात है तो मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ। तो जस्ट हम लोग देखे थे, ठीक है, कि मत्स्य की राजधानी कहाँ देखे थे, तो विराटनगर देखे थे, ठीक है। उसके कुरु की राजधानी कहाँ देखे थे, तो कुरु की राजधानी हमारे इंद्रप्रस्थ था, तो इंद्रप्रस्थ कहाँ है, तो यहाँ पर ही है। उसी प्रकार सूर्य की राजधानी कहाँ था, तो मथुरा था, और अस्मक राजधानी कहाँ था, पोतन था, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि मत्स्य की राजधानी कहाँ था, तो विराटनगर, कुरु की राजधानी कहाँ, तो इंद्रप्रस्थ, सूर्य की राजधानी कहाँ था, मथुरा, और अस्मक की राजधानी कहाँ था, तो पोतन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए वही बात यहीं पर कही जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ प्रकार कौन सुमेलित नहीं है, तो कंपोज की राजधानी आप बता सकते हैं, कंपोज की राजधानी कहाँ था, तो राजपुर, हाटक, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसकी प्रकाश अस्मक राजधानी पोतन या पोटिल जस्ट पढ़े थे। सूर्य से राजधानी कहाँ था, तो मथुरा था, जो कि कौशाम्बी देखे गलती करे, कौशल तो सर्वस्टी करते हैं। सर क्या हमारा हो जाएगा, तो सूर्य जो हमारा गलत है, ठीक है, इसकी मथुरा था सूर्य का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजन पदों में कुल कितने महाजन थे। उत्तर प्रदेश की बात हो, कितना था उत्तर प्रदेश में, 16 महाजन पदों में कितना था, तो 8 अकेले कहाँ के था, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों से कुछ कहा जा रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान में 16 महाजन पदों में कुल 8 की बात करें हम तो जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके नाम जैसे देखते कुरु हो गया, पंचाल हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, सूरसेन हो गया, चेदी हो गया, वर्षे हो गया और मल, ये सब किसके हैं, तो 8 ऐसे जो कि महाजन पद कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और इस 16 महाजन पदों को जो है अंगुलतर निकाय में देखता है बौद्ध ग्रंथ में, और चकी जैन की बात करें हम तो भगवती सूत्र की है में देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको निकल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो कि प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य की बातें कही जा रही है, क्या असत्य की बातें बता रहा है, ठीक है। तो आप इसका पहले पढ़िए, ठीक है। पहला है कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उसके बाद है कि उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों की आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। यह श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित है। देखिए उत्तर भारत में प्रचलित की बात हो रही नहीं, उत्तर भारत को छोड़कर और भी जगहों पर प्रचलित थी, ठीक है। तो इस प्रकार से बात करें हम तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, जबकि हमारा बाकी सब सही है। बाकी जो हमारा क्या सही है कि श्रेणी जो कि व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन थी। उसके बाद उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी जो कि द्वारा निर्धारित की जाती थी, और श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखती थी। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर देकर निकल जाइएगा, ठीक है। इसका आगे देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों वही बात कह रहा है कि प्राचीन कालीन भारत में एक शिल्प और व्यवसाय करने वाले समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण, श्रेणियाँ देश की व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता,
कीमत का निर्धारण के साथ साथ सदस्यों के आचरण का भी नियंत्रण करती थी। ठीक है, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और हमने मगध, बौद्ध, जैन तीनों का हमने MCQ क्वेश्चंस आपको मैं करा दिया। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को बार बार जाके देखें और थ्योरी वाली क्लास को देखें। उसके बाद आप MCQ क्वेश्चंस को सोल्व करें, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग थ्योरी को क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर उससे संबंधित MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं एक सीरीज को चला रहा हूं, और जैसे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होगा तो मैं इसके जस्ट आप लोग का मैं वेट करूंगा कि आप इसके बाद कौन सा टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं चाहता हूं कि चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे जो आपकी इच्छा हो, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होने के बाद ही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।